डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good morning who are currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you at Chaitanya Studio at Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad and Gujarat. So we are on a lecture series of business law. प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लॉक नंबर 2 यूनिट नंबर 1 पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट को समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि ग्रेच्युटी क्या होती है। ग्रेच्युटी वर्ड आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा। आपके फैमिली में या आपके सीनियर कभी रिटायर हुए होंगे तो उनको एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी उनकी एम्प्लॉयर की तरफ से मिली होगी और उनका एक फेयरवेल सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया होगा। तो बेसिकली ग्रेच्युटी का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी एम्प्लॉई लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करता है, ठीक है, और जब वो जॉब छोड़कर जाता है, रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है या कोई भी एनी अदर सर्कमटेंसेस अराइज होते हैं, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको एक लमसम अमाउंट में पैसा देता है। अब वो ये पैसा कहाँ से लेकर आता है, क्यों देता है, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है, उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रगति काची, मैं 15 साल से किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, ठीक है, और मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया। तो मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि मैं रिटायर होने वाली हूँ, तो उसने बोला ठीक है। तो मैंने बोला इतने साल मैंने काम किया, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो एम्प्लॉयर ने बोला कि हम आपको एक लमसम अमाउंट का पैसा देंगे, क्योंकि आप लंबे समय तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग थे, आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ किया है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि जब आप जॉब छोड़ो तो आपके पास बैकअप में कुछ अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, ताकि आप जॉब ना भी करो तो आप क्या करो, सर्वाइव कर पाओ। तो ग्रेच्युटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई एम्प्लॉई अगर लंबे समय तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ठीक है, और वो जॉब छोड़कर जाता है, तो हम उसे लमसम अमाउंट ऑफ पैसा देते हैं ताकि वो जॉब ना भी करे तो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेच्युटी। तो लॉ ने हमें बोला है कि ग्रेच्युटी को हम अच्छे टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ग्रेच्युटी एक सम ऑफ मनी होती है दैट इज पेड टू एन एम्प्लॉई एट द एंड ऑफ सर्विसेज। जब वो अपनी सर्विसेज को क्विट करता है तो हम उसको इकट्ठा पैसा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेच्युटी बोलते हैं। ग्रेच्युटी कितने एम्प्लॉयज़ को मिल सकती है, क्या उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, कितने लंबे समय तक एक एम्प्लॉई को किसी एम्प्लॉयर के अंदर काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स तय की गए हैं, ठीक है। तो इसमें रूल ये है कि आपको एटलीस्ट कंटिन्यूसली 5 साल तक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी, तभी आप ग्रेच्युटी की डिमांड रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल काम किया और आपने बोला कि मैं जॉब क्विट कर रही हूँ तो मुझे ग्रेच्युटी लाओ, तो एम्प्लॉयर बोलेगा सॉरी, ग्रेच्युटी सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को मिलती है जो कंटिन्यूसली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल से काम कर रहे हैं, और 5 साल के बाद अगर वो जॉब क्विट करके जाएंगे तो हम उनको क्या देंगे, एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी देंगे, जिसको हम बोलते हैं ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी को हम अच्छे टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लॉ ने ग्रेच्युटी की डेफिनेशन दी है। ग्रेच्युटी इज अ लमसम अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर द सर्विसेज दे हैव प्रोवाइडेड टुवर्ड्स द कंपनी। एक लमसम अमाउंट का पैसा एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉई को, क्यों देता है, एप्रिसिएशन रिवॉर्ड की तौर पर कि आप लंबे समय तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग थे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट आर द एलिजिबिलिटी एंड द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी दैट एन एम्प्लॉय विल रिसीव। हमें पता होना चाहिए कि कितना ग्रेच्युटी हमें मिलेगा और कब मिलेगा। ग्रेच्युटी का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो एक्ट बनाया है, अब एक्ट बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और रिटन संविधान है, ठीक है, और हमारे संविधान में जितने आर्टिकल हैं अराउंड 405,
और बहुत सारे एक्ट हैं। ये सारे एक्ट क्यों बनाए गए हैं? ये सारे एक्ट इसलिए बनाए गए हैं ताकि किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी को ये फील ना हो कि एज बीइंग अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हमारे साथ अनफेयर हो रहा है या हम अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सबको पता है कि जो एम्प्लॉई होता है वो एक नालायक टाइप का इंसान होता है। उसके अकाउंट में जैसे ही सैलरी आती है वो अपने सैलरी का जो भी अमाउंट उसने रिसीव किया होता है बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स में खर्च कर देता है, और उसके पास सेविंग्स के नाम पर क्या होता है? कुछ भी नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो लोन पर ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जॉब छूटने के बाद ऐसे लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, तो लॉ ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा एक्ट बना दें कि जब बंदा जॉब क्विट कर जाए तो हम उसको एज अ एप्रिसिएशन अवार्ड कुछ लमसम अमाउंट पे करें, जिसको हम बोलेंगे ग्रेचुटी। ओके, तो ग्रेचुटी की जो एप्लीकेबिलिटी है वो किन किन ऑर्गेनाइजेशन पे है? क्या सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद 5 साल के बाद हम ग्रेचुटी के लिए डिमांड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। तो एवरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे फर्म्स के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है। एवरी बिजनेस जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है एज डिफाइंड बाय एनी लॉ currently in effect with regard to business and premises in a state where 10 or more people are employed, जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। एनी अदर बिजनेस और ग्रुप ऑफ बिजनेसेस वेयर 10 or more people are employed or were employed to any day during the previous year, मतलब पिछले साल में भले एक ऐसा दिन आया जिसमें ये रिकॉर्ड हुआ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में 10 या 10 से ज़्यादा लोग वर्किंग है, तो उनमें से कोई भी एक बंदा जो 5 साल अपनी सर्विसेज कंटिन्यू रखता है वो ग्रेचुटी के लिए डिमांड रख सकता है। अब ग्रेचुटी कब कब पे की जाती है? या तो वो बंदा रिटायर हो, उसकी एज कितनी हो गई है, 60 साल, 62 साल, 65 साल, जो भी नॉर्म्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, या रिट्रेंचमेंट हुआ हो, उसकी सर्विसेज टर्मिनेट हो गई हो, सुपर एन्युएशन हुआ हो, या उस एम्प्लॉय की डेथ हो गई हो, या फिर वो एम्प्लॉय परमानेंटली डिसेबल हो गया हो ड्यू टू एनी अदर अनफेवरेबल सर्कमटेंसेस। तो ये कुछ केसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं केसेस में हम क्या पे करेंगे? ग्रेचुटी पे करेंगे। तो रिटायरमेंट का मतलब तो आप सबको पता है, उसकी एज हो गई है, अब उससे ज़्यादा हम काम करवाना नहीं चाहते हैं, वो ओल्ड हो चुका है। रिट्रेंचमेंट में क्या है कि कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस क्रिएट हो गए हैं कि एम्प्लॉय इज़ नॉट एबल टू वर्क, उसकी सर्विसेज टर्मिनेट हो चुकी हैं, या किसी भी कारणवश एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, तो हम उसकी फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। एज अ टर्म नेम इज़ ग्रेचुटी, क्योंकि वो पर्सन तो है नहीं, तो हम उसके नॉमिनो को कुछ अमाउंट पे करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेचुटी। अब ये जो एक्ट बनाया गया है इसकी वैलिडिटी क्या होगी? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोई भी फैक्ट्री हो, माइन हो, ऑयल फील्ड हो, प्लांटेशंस हो, रेलवे या अदर इस्टेब्लिशमेंट जिसके अंदर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हो, तो ये एक्ट वहाँ पर एप्लीकेबल होगा और एम्प्लॉय ग्रेचुटी के लिए डिमांड कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जहाँ पर पावर्स एंड ड्यूटीज़ का यूज़ किया जाता है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होना चाहिए। With the aid of power, there must be 10 employees working in particular organization। अगर वहाँ पर aid of power जैसा कोई टर्म नहीं है तो 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे तभी आप ग्रेचुटी की डिमांड रख सकते हो और ग्रेचुटी एक्ट वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ऑलराइट, अब ऐसे कौन से सर्कमटेंसेस होते हैं जब ग्रेचुटी पेएबल होती है? अब हमने लॉ तो पढ़ लिया, एक्ट भी समझ लिया और हमें पता भी चल गया कि 5 साल अगर हम कंटिन्यूअस सर्विसेज देंगे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में तो हम ग्रेचुटी की डिमांड रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी लॉ ने हमें एक प्रोविज़न देकर रखा है एंड प्रोविज़न इज अ ग्रेचुटी मस्ट बी पेड टू एन एम्प्लॉई अपॉन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ he or she has provided
कंटिन्यूअस सर्विसेज फॉर 5 years और मोर, 5 साल मिनिमम या फिर उससे ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4(1) ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, या फिर इट मस्ट बी अपॉन हिज रिटायरमेंट। बीच में हम नहीं देंगे उसको ग्रेचुटी जब तक वो रिटायरमेंट तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा, अपॉन हिज रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट, या तो वो अपने मन से बोल रहा है कि मुझे अब इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहना, मुझे रिज़ाइन करना है। अगर रिज़ाइन करते वक्त उसकी प्रीवियस सर्विसेज 5 साल या उससे ज़्यादा की होती हैं तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? ग्रेचुटी पे करना पड़ेगा। अपॉन हिज डिमाइस और डिसेबिलिटी ब्रॉट ऑन एनी एक्सीडेंट और इलनेस, फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री थी, वहाँ पर मिस्टर एक्स वर्किंग थे, कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस अराइज हुए कि जो मिस्टर एक्स थे वो परमानेंट डिसेबल हो गए, PWD की कैटेगरी में आ गए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो उसके एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे यहाँ काम करते समय वो बंदा डिसेबल हो गया है, तो हम क्या करेंगे? अब तो वो फ्यूचर में काम नहीं कर पाएगा, तो उसने अगर 5 साल या 5 साल से ज़्यादा हमारे यहाँ पर काम किया है तो हम उसको क्या गिफ्ट करेंगे? एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी गिफ्ट करेंगे, जिसको नाम देंगे हम ग्रेचुटी। ओके, अब ग्रेचुटी को समझने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा। सबसे पहली डेफिनेशन है कि एम्प्लॉई क्या होता है। एम्प्लॉई का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट के अंदर रहकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करता है सामने वाले का बिजनेस बढ़ाने के लिए, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉई। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर हमारी लोकल म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हो। फैमिली का मतलब होता है हस्बैंड, वाइफ, उसके बच्चे और उसके पेरेंट्स। वेजेस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी के यहाँ पर काम कर रही हूँ और मुझे पर डे के हिसाब से पैसा मिल रहा है, 500 रुपये दिन, 600 रुपये दिन या जो भी है। अगर डेज काउंट करने के बाद आपको कहीं से पैसा मिलता है तो उसको बोलते हैं वेजेस, और मंथ के 30 दिन या 31 डेज को काउंट करके आपको मंथ की पेमेंट मिलती है तो उसको हम बोलते हैं सैलरी। तो बेसिकली सैलरी और वेजेस में मेन डिफरेंस ये होता है कि नंबर ऑफ डेज काउंट करने के बाद अगर आपको पेमेंट की जा रही है तो वो वेजेस की कैटेगरी में आएगी, मंथली आपको पेमेंट दी जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैलरी बोलते हैं। कंटिन्यूअस सर्विसेज का मतलब है 5 साल या 5 साल से ज़्यादा अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस सर्विसेज। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि आपको जो प्रोफाइल दी गई थी कि आपको पर्टिकुलर प्रोफाइल में काम करना है और आपने मना कर दिया कि इस प्रोफाइल में मुझे कंटिन्यू नहीं रहना या फिर मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे काम नहीं हो पाएगा, तो उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट। ओके, तो जो हमारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी उसको समझने के बाद लॉ ने जो हमको डेफिनेशन दी है उसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लाइक एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड फॉर वेजेस वेदर द टर्म ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसको हम क्या कर रहे हैं, या तो सैलरी दे रहे हैं या तो वेजेस दे रहे हैं, उसके बदले हम क्या कर रहे हैं? उससे काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो उस बंदे को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एम्प्लॉई। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या तो स्टेट गवर्नमेंट होगी या तो हमारी लोकल गवर्नमेंट होगी। फैमिली का मतलब है हस्बैंड, वाइफ, उसके बच्चे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, दैट्स ऑल। अब ग्रेचुटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल के लिए काम किया, ठीक है, फिर मैंने 1 साल और काम किया तो टोटल मेरे हो गए 6 साल, तो मैं ग्रेचुटी के लिए तो एलिजिबल हूँ। तो ग्रेचुटी को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कैलकुलेट कैसे करूँगी? ग्रेचुटी इज इक्विवेलेंट टू लास्ट 10th मंथ एवरेज सैलरी, पिछले 10 महीने की जो मेरी एवरेज सैलरी है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल 6 साल मैंने काम किया, मल्टीप्लाइड बाय 15 और उसको डिवाइड करूँगी मैं 30 से। लेकिन सैलरी जो मेरी काउंट होगी, चाहे वो एवरेज सैलरी हो 10 महीने की या 15 महीने की, तो उस सैलरी का बेसिक स्प्लिटिंग क्या होगा? क्योंकि देखो सैलरी सिर्फ सैलरी का मतलब ये नहीं होता कि हमको 10,000 मिले या 15,000 मिले। सैलरी जो होती है आपकी, उसमें आपकी बेसिक सैलरी होती है, डियरनेस अलाउंस मीन्स महंगाई भत्ता, प्लस आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो आपको कमीशन मिलता है। तो सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस एंड कमीशंस, इसको टोटल करके आपका जितना भी पैसा निकल कर आएगा उस सैलरी को आप सैलरी बोलोगे और लास्ट
10 महीने से जो सैलरी आपको मिल रही है उसका आप क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे। एवरेज निकालने के बाद आपने जितने साल काम किया उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, और 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 30 से डिवाइड करना है। तो आपकी ग्रेचुटी आपको पता चल जाएगी कि आपने 6 साल काम किया है, इतने अमाउंट सैलरी में आप काम कर रहे थे, तो आपकी ग्रेचुटी इतनी बनेगी। ओके। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेचुटी हमें कैलकुलेट करना है, तो जो हमारी सैलरी बनती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सैलरी जो हमको मिलती है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। वो 24 डेज़ वाले रूल को फॉलो करते हैं, 25 डेज़ को फॉलो करते हैं, या 26 को फॉलो करते हैं। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी का। ग्रेचुटी इज इक्विवेलेंट टू द लास्ट ड्रॉन वेजेस, अगर आपको वेजेस मिल रही है तो, मल्टीप्लाइड बाय 15/26 मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। देखो प्रीवियस कैलकुलेशन में हमने क्या किया था, एम्प्लॉई की ग्रेचुटी निकाली थी कि वो बंदा मंथली सैलरी ले रहा था, तो उसके बिहाफ में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या वेजेस की बात कर रहे हैं, मतलब वर्कर्स की बात कर रहे हैं, तो वर्कर्स को भी ग्रेचुटी मिलती है अगर वो 5 साल से ज़्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। तो वेजेस की अगर हम बात करें तो प्रीवियस मंथ में उसको जितनी भी वेजेस मिली हैं वो हमें पता होना चाहिए। मंथ का मतलब है, क्योंकि वेजेस हमको पर डे के हिसाब से मिलती है, जितने दिन आप काम पर आओगे उतने दिनों के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे मंथ को बोल दिया है कि 26 वर्किंग डेज को हम एक मंथ कंसीडर करेंगे। 15 डेज वेजेस इक्विवेलेंट टू लास्ट ड्रॉन वेजेस डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 26। तो ये हमारा वेजेस के ऊपर ग्रेचुटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। पिछली स्लाइड में हमने सैलरी के ऊपर वेजेस हम ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने समझा था। ओके। तो ये सब था कि ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है, ग्रेचुटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी सैलरी का मेन स्प्लिटिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने समझी। अब ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक पर्सन जो होता है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक काम करता है तो उसको एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो अपने एम्प्लॉयर से एक्सपेक्ट करता है कि आप, जब मैं जॉब छोड़कर जाऊँ तो आप मुझे कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन रिवॉर्ड दो, या फिर आप मुझे क्रिटिसाइज़ करो कि मैंने अच्छी सर्विसेज नहीं दी। अगर आई वॉज अ गुड एम्प्लॉई तो आप मुझे क्या करो, अप्रिशिएट करो। तो उस एप्रिसिएशन को मॉनेटरी टर्म में हमने बोला है ग्रेचुटी। तो अगर कोई एम्प्लॉई जॉब छोड़कर जाता है, या फिर वो रिटायर हो गया है, या फिर उसकी एज हो गई है, जिसको हम बोलते हैं सुपर एनिवेशन, तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि बिना किसी कारण, बिना किसी एक्सक्यूज़ के साथ वो एम्प्लॉय को क्या पे करे, ग्रेचुटी पे करे। अब ग्रेचुटी तो हमने देख लिया कि किन किन कंडीशंस में हम एम्प्लॉय को पे करते हैं। सपोज़ मान लो मिस्टर वाई थे, किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ग्रेचुटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए अलग प्रोविज़न है। सर्विस टेन्योर, अगर देखो किसी का 65 ईयर्स या 62 ईयर्स का टेन्योर था और वो रिटायर हो गया, तो उसकी कैलकुलेशन अलग होगी। अगर कोई एम्प्लॉई की डेथ हो गई है तो उसकी कैलकुलेशन अलग होगी, क्योंकि किसी एम्प्लॉई की डेथ हो गई है तो एम्प्लॉयर के पास का एक इमोशनल कंसर्न है कि अगर एम्प्लॉई अभी ज़िंदा है, ठीक है, तो हो सकता है हमारे यहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद वो कहीं और पे भी जॉब कर सकता है, क्योंकि उसको सर्वाइव करना है। अगर उसी एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है और ही और शी वॉज द ओनली वन पर्सन जो पूरी फैमिली को चला रहा था, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है ग्रेचुटी के साथ। उसको लमसम अमाउंट में अगर हम बोलेंगे तो ऑन द डेथ ऑफ एनी एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर ने क्या किया है, कुछ ज़्यादा लमसम अमाउंट दिया है, तो उसकी कैलकुलेशन भी अलग होती है। तो कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो उसको पुराने मंथ में जो बेसिक सैलरी मिली है, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 5 साल नहीं हुए हैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रोविज़न अलग है, और 5 साल से ज़्यादा अगर उसने काम किया है तो उसके लिए प्रोविज़न अलग है। और 5 साल, 10 साल, 11 साल, अगर मतलब स्लैब, जैसे 5 साल का स्लैब है, दूसरा स्लैब है 10 साल का, तीसरा है 15 साल का, तो किस स्लैब रेट में उसकी सर्विसेज आती है उसके बेस पे ग्रेचुटी का पेमेंट होता है, क्योंकि वो एम्प्लॉई अब नहीं रहा,
उसकी फैमिली को चलाने वाला वो इकलौता पर्सन था। तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या होती है कि उससे जितना ज़्यादा अमाउंट बने उसकी सर्विसेज के हिसाब से वो उसको पेमेंट करेगा। फीचर ऑफ ग्रेचुटी, फीचर का मतलब होता है कि हम किसी को ग्रेचुटी देने वाले थे लेकिन उसने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करी, मतलब लॉ के अगेंस्ट चला गया वो पर्सन, तो हमने क्या किया, उसको ग्रेचुटी देने से मना कर दिया, या फिर जितना अमाउंट हम उसको एज अ टर्म ऑफ ग्रेचुटी पे करने वाले थे उसमें से कुछ अमाउंट हमने छीन लिया। तो इस टर्म को हम बोलते हैं फोर फीचर ऑफ ग्रेचुटी। आई होप आपको मेरा ग्रेचुटी एक्ट पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, आपको ईच एंड टर्म्स क्लियर हुए होंगे। ग्रेचुटी एक्ट को समझने के लिए कुछ टर्म्स के मीनिंग्स हमको आने चाहिए जिसको हम बोलते हैं ग्लॉसरी। लाइक ग्रेचुटी का मतलब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सुपर एन्युएशन और डेथ ऑफ द एम्प्लॉई आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ लमसम अमाउंट पे करता है अगर आप उसके ऑर्गेनाइजेशन में 5 या 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए वर्किंग रहते हो। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, हम ग्रेचुटी बोलते हैं। I hope you liked my explanation way. For any query and doubts, you can mail us on pragati.kachi@bau.edu.in. Have a knowledgeful day ahead. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वाध्यायः